नमस्कार। वैज्ञानिकों की, क्लाइमेटोलॉजिस्ट की जो भविष्यवाणियां थीं वो गलत होती हुई सी दिखाई दे रही हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि अभी से कुछ समय पहले जो मॉडल ट्रिगर होना था, अल नीनो ला नीना मॉडल, उसमें से ला नीना की जो ब्रांच है वो प्रभावी होती हुई नहीं दिख रही है। जबकि जोर जोर से बात दोहराई गई थी कि भाई इस वर्ष ला नीना आएगा, अपने साथ जो ठंडी का मौसम है उसे तीव्र करने का पोटेंशियल लाएगा। ला नीना आएगा, अफ्रीका के अंदर जो भीषण अकाल पड़ा हुआ है, इवन मैं ऐसी स्थिति की बात कर रहा हूं जहां पर अफ्रीका में जो जंगली जानवर हैं, अर्थात जिन एनिमल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा फंड करा गया था अफ्रीका के देशों को, उन देशों ने अंततः अपने भोजन के लिए उन जंगली जीवों को शिकार के रूप में, मांस के रूप में उपयोग करने तक का आदेश दिया। ऐसे भीषण अकाल से बाहर लाने का काम ला नीना करेगा, ऐसा भविष्यवाणी की गई थी क्लाइमेटोलॉजिस्ट के द्वारा। बार बार यह दोहराया गया कि भाई जो मौसम का मॉडल बताया जा रहा है इस वर्ष, वो मौसम का जो मॉडल है ये सितंबर माह से ट्रिगर हो जाएगा और इसके बाद से अल नीनो के बाद ला नीना की स्थिति स्ट्रांग होगी। तो भाई इसका एक बड़ा इंपैक्ट और भी आएगा। अगर ये जो ला नीना है ये आता है, जो कि प्रपोज किया गया था, जिसका फोरकास्ट भी किया गया था, बार बार बताया गया था कि भाई आने वाला है ला नीना, खत्म होगा ये गर्मी का प्रभाव। उसमें एक पॉइंट और ऐड करा गया था कि भाई इस पूरे ही सदी का सबसे गर्म वर्ष होने जा रहा है 2024। अर्थात अगर आप थोड़ा डेटा को देखें तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जनवरी से लेकर आप सक्सेसिवली जुलाई अगस्त तक भी देखते हैं तो आपको दिखाई देगा 21वीं सदी का सबसे गर्म माह रहा जनवरी, 21वीं सदी का सबसे गर्म फरवरी रहा 2024 का फरवरी, 21वीं सदी का मार्च इस बार का सबसे गर्म मार्च रहा। अर्थात हर एक माह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करा गर्म होने का। और डियर, हमें और क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने भविष्यवाणी करी कि भाई ये जो स्थिति है ये ठीक हो जाएगी। 2024 2016 की तरह एकदम गर्म वर्ष नहीं रहेगा, एक टाइगर की तरह एंट्री लेगा, ला नीना को कम करता हुआ, टेम्परेचर को कम करता हुआ ला नीना। ये जो है ये खबरों में आया। यहां आप सामने देखेंगे तो आपको आर्टिकल दिखाई देगा जहां यह कहा गया कि भाई 8 सितंबर की डेट 2024 में आर्टिकल कि भाई इंडिया में कोल्ड वेव या मैं कहूं शीतलहर तेज होगी, जो ला नीना है ये आएगा और अपने साथ टेम्परेचर कम करने की खुशहाली लेकर आएगा। सभी का यह अनुमान रहा, पर प्रॉब्लम यह रही कि शुरुआत में ट्रिगर होता हुआ दिखाई दिया, पहले यह फील होता हुआ दिखाई दिया कि यस जो ला नीना की स्थिति है डेवलप हो रही है। लेकिन दिसंबर की अगर हम बात करें तो अभी जो डेटा सामने आ रहा है, इस डेटा में कहा गया है कि नो डियर, जो ला नीना है अब यह प्रभावी या ठीक से ट्रिगर नहीं हो रहा। इसका स्पष्ट प्रभाव तो यह होगा कि भारत के अंदर जो शीतलहर अभी आपको महसूस हो रही है, इसे जिस स्तर तक जाना चाहिए यह उतने स्तर तक नहीं जा पाएगी। यह तो हुई करंट न्यूज की बात। अब जरा ध्यान से समझिए कि एग्जैक्टली ये अल नीनो और ला नीना होता क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो डियर, कितना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है इज ज्योग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी के इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान है बाय द नेम ऑफ पैसिफिक ओशन, बोले तो प्रशांत महासागर। अब ये जो प्रशांत महासागर है डियर, यहां कहीं आपको इंडिया दिखाई देगा। हजारों किलोमीटर इस प्रशांत महासागर में चलने वाली हवाओं की दिशा के कारण हमारा मॉनसून जो है वो प्रभावित होता है। और मॉनसून क्यों कहें, हर एक ऋतु प्रभावित होती है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो भाई प्रशांत महासागर के अंदर जो दो पोल्स हैं, अर्थात एक तरफ आपको दिखाई देगा प्रशांत महासागर का पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा। अब सामान्य स्थिति यह होती है कि भाई प्रशांत महासागर के एक हिस्से में
ध्यान से समझे, तो प्रशांत महासागर के इस हिस्से का तापमान यानी कि टेम्परेचर जो है वो हाइयर रहता है और दूसरे तरफ का जो तापमान है ये कम रहता है। अब तापमान कम है तो प्रेशर जो है वो हाई होगा और यहां पर प्रेशर जो है वो लो होगा। अब एक सिंपल सा रूल है, जो विंड है वो ब्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अर्थात दक्षिण अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर पवनें आती हैं। अब ये पवनें जब इधर पहुंचती हैं तो यहां गर्म पानी के संपर्क में आकर ये ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने पर फिर से ठंडी होती हैं। ठंडी होने पर भाई ये हिंद महासागर के बीच में गिरती हैं और इस कारण से हिंद महासागर में बनता है हाई प्रेशर और यही हाई प्रेशर के कारण भारत में गर्मी के समय हवाएं पहुंचती हैं और हमें जो है वो मॉनसून के रूप में इसका परिणाम दिखाई देता है। सेम यही स्थिति जब कंटिन्यूएशन में होती है तो उसी स्थिति में आप पाओगे कि यहां पर जो हाई प्रेशर बनता है, इस हाई प्रेशर के कारण इस स्थान पर जब कभी विंटर का इफेक्ट आता है तो वो भी इंटेंसिफाई होता है। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो जो ला नीना और अल नीनो की स्थिति है ये कुछ नहीं, प्रशांत महासागर के अंदर होने वाली एक घटना है। इसलिए एक लाइन कहूंगा मैं, अक्सर हम ज्योग्राफी पढ़ते समय या फिर ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते समय इस लाइन को दोहराते हैं दैट ये एक स्थानिक घटना है जिसका वैश्विक प्रभाव है। ये प्रशांत महासागर में चलने वाली हवाओं की दिशा है लेकिन इसका ग्लोबल इंपैक्ट है। कैसे ग्लोबल इंपैक्ट है तो जरा ध्यान से देखिए। अब यह हवा जब ऊपर उठेगी यहां नीचे आएगी, भारत में ही नहीं प्रवेश करेगी, ये अफ्रीका भी जाती है और अफ्रीका में भी इसके कारण जो रेनफॉल है ये आपको देखने को मिलता है। अब देखो, आपको इंडिया में भी बारिश मिलेगी, अफ्रीका में भी बारिश मिलेगी, साउथ ईस्ट एशिया में बारिश मिलेगी अगर यह सामान्य स्थिति से चलता रहे। और इसी की विकराल स्थिति को जो है हम ला नीना कहते हैं। अब वैज्ञानिकों का यह कहना था कि ला नीना आ रहा है, इस कारण से इंडियन ओशन में हाई प्रेशर डेवलप होगा, मॉनसून अच्छा रहेगा, आने वाले समय में हर ऋतु में आपको थोड़ा कोल्डिंग का इफेक्ट दिखेगा, तापमान कम होता हुआ दिखाई देगा। अब इंडिया में जो विंटर्स हैं अभी जो रनिंग पर हैं, ये विंटर्स इंटेंसिफाई होंगे। अब इसके पैरेलल में देखिए इसकी अपोजिट कंडीशन। इसकी अपोजिट कंडीशन होती है जब यहां पर गर्म पानी ना होकर यह गर्म पानी शिफ्ट होने लगता है कहीं ना कहीं दक्षिण अमेरिका की जगहों पर, जहां ठंडा पानी होना था वहां गर्म पानी आ जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि इस स्थान पर गर्म पानी क्यों आ गया। तो वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरली कहें तो इसके पीछे का रीजन है कोल्ड वाटर करेंट्स और कोल्ड वाटर करेंट्स को ट्रिगर करने वाली ये हवाएं। अब रियल बात तो ये है कि देखिए, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट, इसीलिए जो इक्वेटर के आसपास का जल है, जरा ध्यान से समझिएगा, इक्वेटर के अर्थात भूमध्य सागर के आसपास का गर्म जल है वो हर एक महासागर के अंदर इस दिशा में जाएगा। अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए पानी जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, अब जब ये पानी महाद्वीपों में इस ओर विस्थापित होगा तो ध्रुवों से आने वाला ठंडा पानी इसका स्थान लेगा, अर्थात यहां से ध्रुवों से ठंडा पानी आएगा और भूमध्य रेखा के स्थान का गर्म पानी आगे शिफ्ट होगा। इसी कारण महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग हैं, माफ कीजिएगा पूर्वी भाग हैं, वहां आपको गर्म जल धाराएं दिखेंगी और महाद्वीपों के जो पश्चिमी हिस्से हैं वहां आपको ठंडी जल धाराएं दिखेंगी। अब भाई जहां भी ठंडी जलधारा आएगी वहां का तापमान कम कर देगी, बारिश कम कर देगी और जहां बारिश नहीं होगी वहां मरुस्थल बन जाएंगे। अर्थात ठंडी जलधारा आने पर हवा नीचे की ओर बैठती है और जब हवा का डाउनवर्ड ड्रिफ्ट होता है तो नीचे आने पर कभी मेघ नहीं बनते, वर्षा नहीं होती। सो द वन थिंग इज परफेक्ट कि महाद्वीपों के पूर्वी भाग में ठंडी जलधारा, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा और पूर्वी भाग में हमें गर्म जलधारा दिखती है। अब यही होना था, यही स्थिति थी कि दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी हिस्सा है यहां पर ठंडी जलधारा होनी थी, पर यहां पर गर्म जलधारा आई क्यों? तो इसका सिंपल सा रीजन है, ये जो जलधारा जा रही है ये जलधारा जाकर यहां ऑस्ट्रेलिया से टकराती है। एक जलधारा इस प्रकार से ऊपर एशिया की तरफ आएगी जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, एक जलधारा टकराकर इधर नीचे की तरफ आएगी ऑस्ट्रेलिया के साइड, और एक जलधारा जो है वो काउंटर होकर पीछे की तरफ आएगी। ठीक, और इसी प्रकार से जब पीछे की ओर आती है तो यहां आकर ये स्ट्रांग हो जाती है। अर्थात
प्रशांत महासागर के अंदर काउंटर इक्वेटोरियल करंट अगर फॉर्म हो जाए और ये स्ट्रांग हो, तो ये स्ट्रांग होने पर यहां के ठंडे पानी को ठंडा नहीं रहने देता, और जब ये ठंडा नहीं रहने देता तो ये गर्म होता है, और गर्म होने पर जो नॉर्मल कंडीशन है वो ट्रिगर नहीं होती, अर्थात हवाएं इस दिशा में नहीं चलती, और जब डियर ये इस दिशा में ही नहीं चलेंगी तो यहां किस प्रकार का हाई प्रेशर। पॉइंट क्लियर। अब हवाएं जो है वो दूसरी दिशा में चलने लगती हैं, और जब ये दूसरी दिशा में चलती हैं तब के समय इंडिया में, अफ्रीका में और इवन पूरे वर्ल्ड में आपको वार्मिंग इफेक्ट दिखने लगता है। आपको तापमान थोड़ा अधिक दिखने लगता है, जहां वर्षा होनी चाहिए वहां नहीं होती। ये अल नीनो की कंडीशन कहलाती है, और इसमें एक बड़ा इंपैक्ट खासकर होता है हवाओं का। कभी कभार यहां से चलने वाली जो हवाएं हैं ये भी कमजोर हो जाती हैं, अर्थात आई थिंक आपको पता होगा यहां जो है वो ट्रेड विंड की बेल्ट है, अर्थात ये जो विंड्स हैं ये फ्लो करते हुए जो कर्क रेखा मकर रेखा के ऊपर का एक क्षेत्र होता है हाई प्रेशर बेल्ट का, लो प्रेशर बेल्ट का, इसके बीच में व्यापारिक पवनें बहती हैं, और जब ये बहती हैं तो इस स्थान से सागर के जल को आगे की तरफ शिफ्ट करती हैं, अर्थात यहां से विंड आगे की ओर जाएंगी, और जब ये आगे की तरफ मूव करती हैं तो सागर की सतह पर जो गर्म जल है उसे आगे ढकेलती हैं। इस कारण इस स्थान पर नीचे का ठंडा जल ऊपर आता है। तो कई बार कहा जाता है कि ट्रेड विंड भी इस स्थान पर जो है वो वीक हो जाती हैं, और जब ट्रेड विंड यहां वीक होती हैं तो भाई ये विंड जिस पानी को आगे ढकेल रही हैं ये पानी भी उपलब्ध नहीं रह जाता। अब ये पानी आगे नहीं जाएगा तो यहां गर्म पानी रहा आएगा, और गर्म पानी रहा आएगा तो वही जो नहीं होना चाहिए ला नीना की कंडीशन आ जाएगी। अब ये अल नीनो की कंडीशन आई। अब ये जो अल नीनो और ला नीना की कंडीशंस हैं इसके कारण पूरे वर्ल्ड में जो रेनफॉल का पैटर्न है ये चेंज होता है, तापमान का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये चेंज होता है। अब वैज्ञानिकों का ये मत था कि भाई इस स्थान पर जो ठंडा जल है ये पर्याप्त रूप से आ चुका है सतह के आसपास, इस कारण से हमें जो ला नीना की कंडीशन है वो दिखने लगेगी। पर यह ठंडा जल यहां आ तो रहा था पर इसकी इंटेंसिटी सडनली बीते 2 माह में कम हो गई। इसलिए मैंने कहा कि क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो है वो काफी ज्यादा परेशान है इस बारे में कि भाई जो भविष्यवाणियां हमने पहले कर रखी थी कि सितंबर माह के बाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस समय हमें पर्याप्त प्रभाव दिखने लगेगा जो ला नीना है इसका, पर ला नीना का प्रभाव उतना दिख नहीं रहा। नो डाउट इंडिया में अभी विंटर्स ठीक से ट्रिगर हो रहे हैं, पर ये जो ट्रिगर होते विंटर्स हैं इनकी इंटेंसिटी आने वाले समय में हो सकता है उस दर से ना बढ़े जिस दर से इसे बढ़ना चाहिए। आई होप आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा है और सहज शब्दों में यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप कंसेप्ट को भी समझ पाए हैं। अगर आपका टारगेटेड ईयर 2025 है और आप यूपीएससी का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए एसआईपी का बैच उपलब्ध है, और याद रखिएगा कि अब समय काफी कम बचा है। 2025 अगर टारगेट है तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 26 या 27 है तो आपके पास ऑप्शन है, आप फाउंडेशन बैचेस के साथ जा सकते हैं जिसमें कंप्लीट प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी। और इतना ही नहीं, वीडियो में अगर आप यहां तक आए हैं इसका मतलब है कि आप ज्योग्राफी और इसके कंसेप्ट को समझने में इंटरेस्टेड होते हैं। सबसे रोचक ऑप्शनल, सबसे अधिक आपको अंक दिलाने वाला ऑप्शनल है ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं और ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप ज्योग्राफी ऑप्शनल बैचेस का हिस्सा हो सकते हैं। डियर, ये एक ऐसा ऑप्शन है, ध्यान से समझिएगा, दिस इज अ ऑप्शनल जो कि आपकी पूरी यूपीएससी की जर्नी को बदल सकता है। इस ऑप्शनल के माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो ये प्री के क्रैश कोर्स की तरह भी कार्य करता है। 30 से 35 क्वेश्चन जो है हर वर्ष यूपीएससी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से कलेक्टिवली पूछता है, और मेक श्योर कि कट ऑफ कभी भी 45 प्रश्नों से ज्यादा नहीं होता, यानी कि प्रीलिम्स में आपको 45 क्वेश्चन सही करने हैं। और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा तो 30 से 35 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से कलेक्टिवली पूछे जाते हैं, देवर लाइक अ पीनट फॉर यू, आपके लिए बेहद आसान होंगे क्योंकि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको एडवांस लेवल तक की तैयारी कराता है, बेहद ही आसान। और सोच कर देखिए, इसमें इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी कि भू राजनीति से संबंधित भूगोल, ये सारी चीजें इसमें कंबाइन होती हैं।
इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, साथ ही ज्योग्राफी, साथ ही एनवायरनमेंट, सोसाइटी का भी बहुत सारा पोर्शन, इकोनॉमिक्स का भी बहुत सारा पोर्शन अकेला ज्योग्राफी ऑप्शन कवर करता है। तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। 25 दिसंबर से इनमें क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में डियर मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।